नाज़रीन, सियासत और कानून के साथ मुईद पीरज़ादा और बाबर सत्तार आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की साबका चेयरपर्सन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की साबका सदर जनाब मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता 50 बरस की तारीख में हमने देखा जहां जहां इंसर्जेंसी और कॉन्फ्लिक्ट रहा वहां बाकी जुल्म ज्यादती के साथ इज्तिमाई कब्रें भी जो है जिसको कलेक्टिव मैस ग्रेव्स कहते हैं वो भी देखने में आई। वियतनाम हो या सूडान हो या बांग्लादेश हो या फिर बोस्निया हर्ज़ेगोविना, अभी अफगानिस्तान में हमने सूडान में देखा, और 2011 और 12 में हिंदुस्तानी कश्मीर में भी हमने बहुत सी मैस ग्रेव्स देखी। 2,500-3 हज़ार लोग जो हैं वो मैस ग्रेव्स के सूरत में वहाँ पे इज्तिमाई कब्रें देखने में आई। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट खुजदार में इस हफ्ते एक इज्तिमाई कब्र देखी गई जिसमें हुक्मरान जहां पे हुकूमत बताती है कि 13 लाशें जो हैं वहां से डिस्कवर हुई हैं। ये एक इशू है जिसे आज के प्रोग्राम में हम डिस्कवर करेंगे। लेकिन इसके साथ ही टीटीपी ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी से बात करने के लिए एक 5 रुकनी कमेटी प्रपोज की, जहां बाकी लीडरान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब का नाम भी उसमें दे डाला। यह भी एक ऐसी सूरत हाल है जिस पे हम प्रोग्राम में बात करेंगे, बल्कि यहीं से हम शुरू करते हैं। बाबर, ये क्या सूरत हाल है, कैसे देखते हैं आप इसे? डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है तालिबान शतरंज के खिलाड़ी हैं। इससे ज्यादा समझदारी की बात क्या हो सकती थी कि आप एक प्रोसेस कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से, और उसका मकसद यह है कि एक कंसेंसस इवॉल्व हो जाए मुल्क में कि अगर बातचीत हो सकती है तो बातचीत हो जाए, और अगर नहीं होगी बातचीत तो फिर आपको किसी ना किसी तरह का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसमें मुल्क की जो अब दूसरी बड़ी जमात नजर आई है इस इलेक्शन के बाद, उसके चेयरमैन को आप अपॉइंट कर देते हैं तो आप दो काम कर रहे हैं। एक तो आप अपने आप को इतना मुनासिब पेश कर रहे हैं कि जनाब हमें तो छोड़ें, आपके अपने लोग ही हम बिठा लेते हैं। मौलाना समीउल हक को आपने कह दिया, इमरान खान को आप प्रोफेसर इब्राहिम को डाल रहे हैं, जिसको जमात इस्लामी पीटीआई के लोगों को आप बीच में डाल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इन्हीं के साथ फैसला कर लें कि क्या करना है। तो फिर कंसेंसस कल को एक तो उनका बड़े रीजनेबल नजर आते हैं, दूसरा ये कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब पीटीआई को मुश्किल में डाल दिया है क्योंकि एक तरफ उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल हुकूमत ने जो लोग अपॉइंट किए हम उनके साथ हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो कल वो इन्हें अपोज कैसे करेंगे या तालिबान के ऊपर क्या पोजीशन लेंगे, मेरा ख्याल है पीटीआई की बड़ी कॉम्प्रोमाइज की पोजीशन हो जाएगी। आसमा जहांगीर साहिबा, मैं आपकी तरफ लाहौर में आता हूं, आप इस सूरत हाल को कैसे देख रही हैं? इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे एक ट्वीट करके अपने आप को इससे अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि टीटीपी को अपनी मुज़ाकराती टीम नामजद करनी चाहिए और हमें हुकूमत की नामजदा जो टीम है 4 लोगों की, उसके ऊपर हमें पूरा एहतमाद है। लेकिन आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, जाहिर है जिन लोगों ने इनडायरेक्टली तालिबान को सपोर्ट किया है और उनके लिए दिल उनके धड़कते हैं, तो वो उन्हीं को अपना स्टेटसमैन समझते हैं और उनको नामजद किया है। इसमें कोई हैरानगी तो बात नहीं है, मगर मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा किया इमरान खान साहब ने, अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लिया। और एक तरीके से मैं समझती हूँ कि पूरे मुज़ाकरात जो हैं उसके अंदर फिर इतनी डिवीजन रहती। बाबर साहब ठीक कह रहे हैं, एक तरफ से हुकूमत कहती कि वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, इधर से कोई और कहता कि नहीं वो कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर रही है। ये देखिए, ये चीजें अब चलती नहीं है। और मैं समझती हूँ कि हमारी सियासी लीडरान, चाहे वो जो मर्जी लीडर हो, अगर वो सियासत में है तो उनको इस चीज पे वाज़े तौर पे सरकार का साथ देना चाहिए, जो भी वो रद्द अमल करें। मैं ये नहीं कहती कि मुज़ाकरात ना करें, मगर अगर मुज़ाकरात उनके नहीं हो रहे और उनको फोर्स एज ए लास्ट रिजॉर्ट जाना पड़ता है, मैं कोई धम धमाके के हक में नहीं हूं, मगर कई दफा कौमों को लास्ट रिजॉर्ट पे जाना पड़ता है, तो यहाँ पे फिर इस किस्म की डिविजन्स ना पैदा करें और तालिबान को इनडायरेक्टली फिर वो सपोर्ट ना करें। लास्ट रिजॉर्ट से, आसमा जहांगीर साहबा, लास्ट रिजॉर्ट से क्या मतलब है आपका? देखिए, मसलन मैं आपको ये कहती हूँ, लास्ट रिजॉर्ट ये होता है कि उन्होंने जैसे यहाँ पे जब भी कोई टेररिस्ट एक्ट किया, मैं उसको भी लास्ट रिजॉर्ट समझती हूँ। उसका भी जरूर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि एक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर वो नहीं सही किस्म के डायलॉग में तैयार, और किस किस्म का डायलॉग, ये नहीं कि जी हम डायलॉग करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, टाइम ले और रीग्रुप करें। दे हैव टू एक्सेप्ट कि ये पाकिस्तान की स्टेट है, पाकिस्तान की जमहूरियत को एक्सेप्ट करके अगर वो खुले दिल से डायलॉग करते हैं, और ये नहीं डायलॉग में होगा कि हम आ जाएंगे और हम औरतों को अंदर कर देंगे, ये किसी को मंजूर नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे एक और बात कहूं बाबर साहब
इस डायलॉग के अंदर इनको खवातीन को जरूर शामिल करना चाहिए था। आखिर तो वो हमारी जान खाने आते हैं, हर वक्त तो वो औरतों के स्कूल को खत्म करते हैं, पोलियो के इंजेक्शन तक वो नहीं लगाने देते हैं। मैं ये भी समझती हूँ कि जब भी कोई भी एक्शन हो, दुनिया की वर्ल्ड वॉर हुई, फलां हुई, ढिमकान, बहुत ब्रूटल चीजें हुई, मगर कोई लीगल फ्रेमवर्क में रह के, चाहे वो जिनेवा कन्वेंशन को वहां अप्लाई करें, कॉन्फ्लिक्ट एरिया करें, मगर वो भी साथ साथ देखना पड़ेगा ना, उसको भी साथ रखना चाहिए तवाजुन में। जी बिल्कुल। आसमा मेरे साथ रहिए, मैं थोड़ा सा इसी डिस्कशन का एक और नुक्ता है जिसे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। बाबर, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब ये टीटीपी ने ये मुज़ाकराती टीम की तरफ अपनी तरफ से उन्होंने कमेटी नामजद कर दी 5 लोगों की, जिसके अंदर आपने देखा कि उसमें मौलाना समीउल हक साहब का नाम उन्होंने रिकमेंड किया, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब का नाम रिकमेंड किया, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान से उन्होंने मौलाना अब्दुल अजीज साहब का नाम लाल मस्जिद से रिकमेंड किया, और प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम का नाम जमात इस्लामी से रिकमेंड किया, और फिर इमरान खान साहब का नाम रिकमेंड कर दिया। तो मैंने इस पर कुछ थोड़ी सी सुनगुन ली मुख्तलिफ जमातों से, और ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये पता चला कि ये कोई क्रेडिबल ऑफर ही नहीं है। इनफैक्ट ये कोई यहाँ पर ये नाम ही क्रेडिबल नहीं, हाँ, ये कोई गालिबन ये है कि ये इस तरह की ऑफर्स टीटीपी की तरफ से आती ही नहीं है। एक कम्युनिकेशन गैप है, बहुत सी चीजें टीटीपी की तरफ से कह दी जाती हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस जो फतवे की बात चंद दिन पहले की गई जिसमें मीडिया के लोगों के नाम दिए गए, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, वो भी एक मिस इन्फॉर्मेशन कहीं से आती है। बहुत सी एजेंसीज, बहुत से मुख्तलिफ इदारे, बहुत से लोग, बहुत सी सियासी जमातें, बहुत से इंडिविजुअल्स जो हैं अपने अपने मकासद के लिए इस तरह की चीजें जो है वो मीडिया में डाल देते हैं, और उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें तो तमाम लोगों ने कहा कि हमसे फोन करके पूछा और हमने अग्री किया। मेरा ख्याल है प्रोफेसर इब्राहिम का भी बयान आ रहा था इसके ऊपर, मौलाना समीउल हक का भी बयान आ रहा था कि हमसे तालिबान ने पूछा और हमने फिर अग्री किया। तो आप तो बिल्कुल ही कोई नई कहानी बता रहे हैं। ये भी बात आप सही कह रहे हैं कि जो इस तरह से भी कुछ हुआ, अब एक किसी का नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, लेकिन किसी एक शख्स ने तालिबान की किसी एक ग्रुप को ये रेकमेंड किया कि आप इस तरह से एक अखबारी स्टेटमेंट जो है वो इशू कर दीजिए। मेरा सवाल आप देखें, क्या सवाल मेरा ये है कि यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज, जबकि हुकूमत की मुज़ाकराती टीम जो है वो एक टीटीपी के साथ बातचीत करने चली है, यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये खड़ा हो गया है कि टीटीपी की तरफ से आने वाली कौन सी बात को कैसे आप वेरीफाई करेंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी को आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके जरिए ये वेरीफाई हो सके कि जो चीज कही जा रही है क्या वाकई ये तालिबान के किसी मुस्तनद ग्रुप की तरफ से कही जा रही है। क्या करेंगे इसका? डॉक्टर साहब, ये तो देखे ना, ये तो इन टॉक्स के साथ प्रॉब्लम ही है। आपके क्या 40-45 ग्रुप्स हैं, तो कौन सा ग्रुप इसमें शामिल होगा नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब शाहिद साहब का असली नाम क्या है, वो कौन है, वो फोन पे जिससे बात करते हैं वो मुस्तनद है नहीं है, इसका किसी को पता नहीं है। मुल्ला फजलुल्लाह कहाँ बैठे हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, शूरा की मीटिंग हुई है, कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग तो नहीं निकलते वहां पे कि आपका जी सर्टिफाइड कॉपी लेना चाहिए। आप सोचते हैं क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो इसीलिए तो आपने बीच में ऐसे लोगों को डाला है जिनका उनसे राब्ता रहा है किसी ना किसी टाइम के ऊपर। सो हमारे जो रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब का भी उनके साथ राब्ता रहा है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। वहां पे बैठे हुए हैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, उनके भी रवाबित होंगे। तो इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली भी बातचीत कर सकते हैं। अब दूसरी साइड से अगर उन्होंने रेकमेंड किया है इब्राहिम साहब को, वो ज़ाहिर सेनेटर रहे हैं मौलाना समीउल हक, तो मेरे ख्याल में ये तो गुंजाइश नहीं होगी बीच में। अग्रीमेंट होती है नहीं होती वो एक अलग बात है। अच्छा, एक और चीज ब्रेक से पहले मैं बता दूं आपको भी, नाज़रीन को, मुझे ये भी पता चला है कि जो हुकूमत ने 4 रुकनी कमेटी बनाई, जिसमें इरफान सदीकी साहब हैं, जिसके अंदर मेजर आमिर साहब हैं, जिसके अंदर रहीमुल्लाह यूसुफ साहब हैं और रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हैं, जब ये कमेटी का अनाउंस किया फ्लोर पे नेशनल असेंबली के, तो पाकिस्तानी आर्मी को इसका नहीं पता था, ना इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता था। यानी हुकूमत ने जो इनिशिएटिव लिया उसमें कोई इंटेलिजेंस फीडिंग नहीं थी, ना ही इंटेलिजेंस की कोई एडवाइस शामिल थी, लेकिन मतलब उनको इसका नहीं पता था, और वो एक उसमें सरप्राइज का एलिमेंट था, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं था कि ये कमेटी जो है ये नॉमिनेट की जा रही है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बलोचिस्तान में खुजदार में जो मास ग्रेव मिली है वो क्या सूरत हाल है, उसका क्या हल है, क्या करना चाहिए, कैसे उसको देखा जा सकता है, उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूँ लाहौर, जहां मुझे ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा। आसमा जहांगीर साहिबा, जैसे कि आप सुन चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने खुजदार में जो मैस ग्रेव मिली है, जहां पे हुकूमत का यह कहना है कि 13 लोगों की लाशें डिकम्पोज मिली हैं, उसका नोटिस लिया है। IGP बलोचिस्तान को और DC खुजदार को उन्होंने 4 फरवरी को इस्लामाबाद तलब किया है। लेकिन पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन इस सूरत हाल को कैसे देखता है, इसमें क्या करने की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सबसे पहले एक स्टेटमेंट भी दी, वहाँ पे हमारे लोगों ने इसको वेरीफाई भी किया, और जो ऑन द ग्राउंड एक्टिविस्ट हैं उन्होंने जाके देखा भी।
और हमारी तजवीज़ ये हैं कि ये जो मास ग्रेव है इसका डीएनए पूरा फोरेंसिक किया जाए, आइडेंटिफाई की जाए बॉडीज, और जो हमें पता चले हैं कि मुश्क शुदा लाशें थीं एंड ये इनकी टॉर्चर हुई भी लाशें थी। तो ये तो नेचुरली जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनकी कोई लाशें होंगी बेचारों की, अल्लाह मफरत करे उन्हें। और क्या हम कह सकते हैं, ये ऐसी ट्रेजेडी है। और मुझे ये अच्छी तरह याद है कि आज जैसे आपने कहा दुनिया में होता है जहाँ इंसर्जेंसी हो और जहाँ वॉर हो। ईस्ट टिमोर में मैं जब थी स्पेशल रैपरटोर तो मुझे ये रिपोर्ट लिखनी थी ऑन दिस, और ये बड़ी पेनफुल चीज़ होती है और बड़ी पेन्स टेकिंगली इसको किया जाता है, इसकी फोरेंसिक की जाती है। तो एक तो मैं बड़ी खुश हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने ये केस लिया। इसी किस्म के केसेस हम चाहते हैं सो मोटो हो, रादर देन के जैसे पहले सो मोटो पगड़ियां उछालने के लिए होती थी। ये सो मोटो केसेस हैं, ये सही केसेस हैं जो लिए जा रहे हैं अब, और इसकी फोरेंसिक सही हो। आसमा, आपने मुझे दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम आपने बड़ी अहम इसमें बातें की, मैं उनको उठाना चाह रहा हूं। आपने कहा कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन के लोग वहां पे गए, वहां जाके खुशदार में इसे उन्होंने वेरीफाई किया, तो पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन ने इसको एग्री किया कि 13 ही लाशें मिली हैं। बिकॉज एशियन ह्यूमन राइट कमीशन की मैं रिपोर्ट देख रहा था, वो कह रहे हैं सैकड़ों लाशें मिली हैं, 150 मिल गई हैं, गालिबन 300 हैं। तो पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन ने वेरीफाई किया है कि 13 ही डिकम्पोज लाशें मिली हैं उस इलाके से, खुशदार से। नहीं, देखिए हमें तो अभी 150 नहीं नजर आई, हो सकता है कि वहां पे कोई और मैस ग्रेव हो, वो मुझे नहीं पता उस चीज का, मगर हमें तो उसके अलावा नहीं अभी पता है। और वो इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी जो एक्टिविस्ट है वो और भी करेंगे, मगर जो हमें आइडेंटिफाई की गई और वहां पे ये जो मैंने तो रिपोर्ट पढ़ी, मैं खुद तो गई नहीं, जो उनकी आती है और वो ये रिपोर्ट थी। उसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि ये आपको पता है कि जब से मिसिंग पर्सन्स का केस हुआ है मुश्कशुदा लाशें आती रही हैं, बोरियों में आती रही हैं, और आपको ये भी पता है कि बहुत खुल के अदालत में ये बात हुई है कि इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो एफसी पकड़ के ले जाती रही है या इंटेलिजेंस एजेंसीज ले जाती रही हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनको एक लीगल कवर देने के लिए कई जगह पे, जैसे कि पाटा जो है और सवात में, वहां पे एक कानून भी बना दिया गया है। और ये जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस है, ये क्या है? ये डिसअपीयरेंसेस को लीगल कवर देने के लिए बनाया गया है। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज खत्म होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई जजमेंट आनी चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं हो सकता कि हर पेशी के अंदर कोई बात हो और सिर्फ बातें ही बातें हो। हमने ये 2007 में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये पिटीशन डाली थी, 2007 में, आज तक जजमेंट नहीं आई हमारी। हमें सिर्फ डिसमिस कर दिया, केस को ही डिसमिस कर दिया कि आप कमीशन के पास जाएं, जजमेंट देंगे। जी आसमा, मेरे साथ रहिए। बाबर ने प्रिवेंशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस पे बड़ा काम किया हुआ है, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ। उससे पहले एक मुबालगा आराई का एक एलिमेंट है जो बाबर, ये एक इशू है। जैसे आपने देखा कि जब पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन के फिगर थे बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान के हवाले से 1000-1500 के फिगर थे, आमना जंजुआ साहब का 1500 से 2000 के फिगर थे। लेकिन जो मिसिंग वॉइस ऑफ मिसिंग बलोच पीपल की क्लेम किया था कि 18,000 बलोचिस्तान से ही सिर्फ जो है लोग मिसिंग हैं। और जब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2-2.5-3 बरस तक इस पर बहुत ही तगोदो से काम किया तो वो फिगर 1000 से भी कम के निकले हैं, जो कि 300-400-500 के फिगर जो है वो इंटीरियर उनके सामने ला सकी, और उसको कम समझा जाता है कि फिगर असल में इतना ज्यादा नहीं था। तो ये जो मुबालगा आराई है, जैसे भी आपके सामने आसमा जहांगीर साहबा ने कहा कि भी हमें अभी 13 ही लाशें मिली हैं, और हमारे रिपोर्टर ने भी, हमने सारा दिन इस पर काम किया, हमारे रिपोर्टर्स ने लोगों से भी पूछा, उन्होंने कहा 13 ही लाशें वहां से मिली। तो ये जो एशियन ह्यूमन राइट कमीशन 150-300 की बात कर रहा है, इस किस्म की मुबालगा आराई पे कंट्रोल करने के लिए, इसे गलत साबित करने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, ये मिसिंग पर्संस का केस का सारा इशू ही तो ये है कि आप किसी भी तरह जो भी आपके फैक्ट्स हैं उसकी कोई तरीका ही नहीं है कि आप उसे वेरीफाई कर सकें। अदालत की अगर आप प्रोसीडिंग्स भी देखें मिसिंग पर्सन केस में, तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि भाई हमें बताएं तो सही कि हो क्या रहा है यहाँ पे। किसी भी केस को उठा लेते हैं, उसके अंदर क्लियर एविडेंस नजर नहीं आती, आप खाली फैक्ट्स जमा करने की कोशिश करते हैं, आपको पता नहीं चलता। और इस तरह से एक तरह से लगता यह है कि कोई बिल्कुल डेडलॉक हुआ है कि इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है।
अब एफसी को अगर बुलाते हैं तो वो भी नाराज होते हैं। हमें पता है कि जनरल साहब जो है वो पिछले जो जनरल साहब थे वो आते रहे थे, लेकिन अब जब बुला रहे थे मिसिंग पर्संस के अंदर पिछले कुछ दिनों में, आप समझते हैं कि यानी ये जो मेरा क्वेश्चन है कि जो एग्जैजरेट लोग कर देते हैं, डॉक्टर साहब वो तो हर कॉन्फ्लिक्ट में होता है ना, ये तो हर कॉन्फ्लिक्ट में होता है कि आप एग्जैजरेट करते हैं, जिनके लोग गायब होते हैं वो एग्जैजरेट करते हैं थोड़ा बहुत, और फिर लेकिन अगर कोई वेरिफिकेशन का तरीका नहीं होगा तो फिर तो ये मसले उठेंगे ना। अब एक मास ग्रेव मिल गई है, अब किसको, अब आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि और मास ग्रेव्स नहीं है वहां? बिल्कुल सही। सो 13 ग्रेव्स तो हैं, इसके 13 लोग तो निकले, इसके अलावा पता नहीं है कि नहीं है जो लोग क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग एक बड़े अरसे से कह रहे थे कि हमारे लोग नहीं है, अब उसमें से गालिबन मैंने रिपोर्ट देखी कि 3 लोगों की वेरिफिकेशन हुई है। अब अगर इस तरह लोग निकलते रहते हैं, और जो स्टेट डिनाई कर रही थी इससे पहले कि जी ये लोग हमारे पास नहीं है, या ये खुद ही चले गए जिहाद करने के लिए, या आप अगर पूछें दूसरी साइड से सिक्योरिटी वालों से तो कहते हैं जी किसी को गैंग्रीन हो जाती है, उन्हें दफना के चले जाते हैं। लेकिन मास ग्रेव तो एक बड़ी खौफनाक चीज है, आपके अपने मुल्क में है, आपके अपने सिटीजन्स हैं, उनकी अगर एक मास ग्रेव निकल रही है तो किसी लेवल के ऊपर तो आपके इदारे इसके या उनके अफसरान इसके अंदर शामिल हैं। तो इदारों को तो आप मिलाइन नहीं करना चाहते, जाहिर है एक जंग भी, अब हालात बड़े खौफनाक हैं। यानी ये चीज और मेरा ख्याल है कि मैं आसमा साहिबा से ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ हमने ये जंग लड़नी भी है, जो कुछ तालिबान कर रहे हैं वो भी हमारे सामने लड़ना भी है, जो वो कर रहे हैं, देखे ना, वो भी तो लोगों को मार रहे हैं। अब उनके साथ ये आम हालात तो नहीं है कि आपके अपने मुल्क के लोग हैं और वो एक मुल्क के सिटीजन्स और मुल्क के पुलिस और जो सोल्जर्स हैं उनके खिलाफ वो जंग कर रहे हैं। अच्छा, जब इस तरह के ऑपरेशंस में वो पकड़े जाते हैं तो किसी की कन्विक्शन नहीं होती। सो कन्विक्शन रेट्स बिल्कुल नीचे हैं, जंग भी आपको लड़नी है और उसमें फिर इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं। सो आपको वो सही बैलेंस कैसे क्रिएट होगा, मेरे ख्याल में इसके ऊपर हमें वापस आते हैं। आसमा जहांगीर साहिबा, मैं आपकी तरफ आता हूं। देखिए, बाबर का जो कंटेंशन है ना कि ये जंग हमने लड़नी भी है, जैसे कि आपने खुद कहा कि एक्शन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी उठाना पड़ता है, जंग अगर लड़नी है तो सख्ती भी करनी है, फोर्स का यूज भी करना पड़ेगा। तो कैसे, क्या आप प्रपोज करती हैं? क्योंकि आपने तनकीद की, आपने कहा प्रिवेंशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जो है वो भी एक मसला है, बाबर भी उसको स्टडी करे, वो कह रहे हैं कि इसका कोई हल हमें निकालने की जरूरत है। देखिए मुझे साहब, मैं पहले एक बात अर्ज करना चाहती हूँ कि वेरिफिकेशन बिल्कुल डिसअपीयरेंसेस की होती है और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक बंदे की घर जाके वेरिफिकेशन की है, और जो आप उठा के हमारी पेपर बुक देख लें, मेरी आंखों में से सुइयां निकालने वाला हाल हो गया था, क्योंकि कई जगह पे होता है बख्तियार बलोच, दूसरा बलोच बख्तियार, वो करके हमने उसको कंडेंस करके पूरा वेरीफाई करके लिस्ट दी थी। और हमारी वेरिफिकेशन बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। और मुझे ये फिगर्स की मसला नहीं इसलिए पता चलता है, फिगर्स इज नॉट द इशू। अगर 1 या 2 लोग भी डिसअपेयर्ड हैं और कोर्ट में आके उन्होंने कह दिया और वो बरामद हुए और उन्होंने कहा कि हमें फलां ने लिया और फलां लेके गया, तो आज तक कभी किसी को सजा हुई या नहीं हुई, मेरा ये सवाल है। फिर दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की प्रेयर थी और जो उन्होंने मांगी थी, वो तो एक भी उन्होंने एड्रेस नहीं की। देखिए, उसके रूट कॉज तो एड्रेस करें कि आखिर एफसी को कहां से पार्स मिलती है कि वो अरेस्ट कर रहे, इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन से कानून के तहत काम करती हैं। अगर आप यूं खुले बेबाक सबको छोड़ देंगे, कोई फ्रेमवर्क भी नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी। यही नहीं हमें आज तक पता कि आईएसआई किसको अकाउंटेबल है। अदालत में वो बार बार कहते हैं कि जी ऑपरेशनल फलां पे है और दूसरा फलां पे है, यानी कि सेनेट के अंदर ये सवाल किया गया और ये कहा गया कि स्टेट सीक्रेट है कि उनका क्या कानून है। कानून भी कभी स्टेट सीक्रेट होते हैं। अब आपने ये मुझे पूछा, वाकईतन हमारी बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये एक जो आसमा, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। जो सवाल बाबर ने उठाया है और जिसका आप जवाब देना चाहती हैं कि इसका हल क्या है प्रिवेंशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस की तरह का, मैं चाहता हूं इस पर तफसीलन आप और बाबर के दरमियान एक डिस्कशन हो सके। मुझे एक ब्रेक लेने दें और ब्रेक के बाद इस सवाल को हम, इस डिस्कशन को, बहस को हम आगे बढ़ाएं। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूं मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा की तरफ। आसमा, मैं चाह रहा था कि आप उस सवाल को जो बाबर सत्तार ने उठाया वक्फे से पहले कि हमें ये जंग लड़नी भी है और ये जंग हम महज कोई बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी का या तशद्दुद का सामना नहीं कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट का सामना नहीं कर रहे हैं, हमें ऐसी ही सूरत हाल फाटा के अंदर भी है, वहाँ की एजेंसीज में भी है, सवात में भी है, मुल्क के दीगर इलाकों में भी हमें ऐसी ही सूरत हाल है। तो हमें अपनी सिक्योरिटी एपरेटस को अथॉरिटी देनी भी है अरेस्ट और डिटेंशन की, सीज करने की। तो उसके सूरत में आप जवाब में आप क्या कहेंगी?
देखिए, मैं इस चीज के तो खिलाफ नहीं हूं, तो आपने देनी है, आप अथॉरिटी दे दे, मगर दो कानून हैं। एक है इन एड ऑफ सिविल पावर, जो कि फाटा और पाटा में लगा है। उसमें आप देखें कि आइन के अंदर एक रिव्यू बोर्ड है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का बाकायदा मेथोडोलॉजी दी हुई है। उसके अलावा आप किसी को इस तरह नहीं पकड़ सकते। अब ये एड इन सिविल पावर के अंदर एक अपना रिव्यू बोर्ड बना दिया है, जिसके अंदर सिविल सर्वेंट भी बैठा है, आर्मी के लोग भी बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। चले फाटा में तो आप कहें कि ज्यूरिस्डिक्शन कोर्ट्स की नहीं जाती है, पाटा में तो जाती है, तो आप कैसे ये कानून बना सकते हैं? दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस है, इसके अंदर इन्होंने जो डिटेंशन है रखी, वो इतनी लंबी डिटेंशन है विदाउट गिविंग ग्राउंड्स। फिर एक और चीज ये कहते हैं कि ये सेफ हाउसेज बनाएंगे, उसकी लोकेशन इनको बताने की जरूरत नहीं है, और किसी को पकड़ लें तो एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो डिसअपेरेंस ही हो गए ना। वो लोग किसी को पकड़ के ले गए, उसको एक जगह दूसरी जगह, फैमिली ना मिले, ना राइट ऑफ उसको लॉयर है। देखें, अगर आपने इनको एक फ्रेमवर्क मेरे साथ रही आसमा, तो मेरी ये आपने सवाल तजवीज छेड़ है। दिया है, कॉन्टेक्स्ट आपने डिफाइन कर दिया है। मैं जरा इसको बाबर को जरा इसमें लेके आऊं। बाबर, जब आसमा कहती है ना कि इतना लंबा रखेंगे तो लंबी डिटेंशन होगी, लेकिन हमने देखा कि इवन बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर 7 दिन से 14 दिन, 14 से 28 दिन, फिर 42 दिन की बात होती रही। डिटेंशन ही लंबी का तो इशू है कि नहीं, लोग जब डिसअपेयर हो जाते हैं, गैर कानूनी तौर पर ये मार दिए जाते हैं, तो डिटेंशन ही का तो मसला है कि उनको डिटेन नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, दो मुख्तलिफ सोचें हैं यहाँ पे। एक सोच ये है कि जिसके तहत ये सारे कवानीन बन रहे हैं, मैं अग्री करता हूं आसमा के साथ कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इन कवानीन में। अब हो क्या रहा है? सोच ये है कि जो शख्स उठा लेता है हथियार पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, वो दुश्मन है, और उस दुश्मन के फंडामेंटल राइट्स पर खत्म है। उसे फंडामेंटल राइट्स, एनिमी कॉम्बैटेंट है, वो एक एनिमी है, वो दुश्मन है, उसके खिलाफ आप सब कुछ कर सकते हैं, और उसे वो राइट्स ही नहीं देने चाहिए जो प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो फिर इन प्रोटेक्शंस का फायदा उठाते हैं। ये जो हमारी 300-400 साल की हिस्ट्री है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट, यार इससे भी ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि अस्मा ये बात कर रही है। यही तो डिफरेंस है आपके और उनकी अप्रोच में, यही डिफरेंस है। देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है ना, इस थ्योरी के ऊपर अब ये सारे कवानीन बन रहे हैं कि हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 24 घंटे में आपने किसी को पेश करना है। बिल्कुल सही, ठीक है। अब आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमने एनिमी कॉम्बैटेंट की भी एक इस्तेलाह डाल दी, एनिमी एलियन की पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश थी, और हम ये भी कह रहे हैं कि हम सिटीजनशिप से भी लोगों को खारिज कर सकते हैं अगर कोई पकड़ा जाता है। तो एक तो हम उनको खारिज कर सकते हैं जो पाकिस्तान के नेचुरलाइज, यानी बॉर्न ऑर्गेनिक सिटीजन नहीं है, बल्कि नेचुरलाइज सिटीजन, जिन्होंने सिटीजनशिप इसमें भी थोड़ा सा इब्हाम है कि ये चूंकि टेक्स्ट उस तरह से क्लैरिटी के साथ नहीं है और अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज आई है, तो अभी इब्हाम है कि ये कैसे करेंगे, और सिटीजनशिप एक्ट के नीचे ये कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब जाहिर है इन सारी चीजों के ऊपर मुकदमे आसमा को आप क्या बताएंगे जो उन्होंने सवाल उठाया? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, 2-3 बातें हैं ना। एक इवेंट, मैं आपको छोटा सा एक इवेंट बताता हूं। सवात के अंदर जब ऑपरेशन हुआ तो एक जो लोगों इन्होंने पकड़े हुए थे, उनमें से एक बच्चा जो था, वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि इसने क्या किया। पता चला इसने कांस्टेबल की गर्दन उतारी थी खूनी चौक के अंदर, और पता चला कि ये किया था। जब चेक किया कि किस वक्त किया था, तो उस वक्त उस लड़के की एज 13 साल थी, और ये 14 साल की एज में इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, एज ठीक थी उसकी। इन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं इसका, इन्होंने छोड़ दिया उसे। जब छोड़ दिया तो उसकी माँ और जिस कांस्टेबल को कत्ल किया गया था, उसकी माँ और उसकी बीवी आए, और उन्होंने सीओ को आके कहा कि जनाब इसे आपने क्यों छोड़ दिया, इसने तो भरे बाजार में गर्दन उतारी। उन्होंने कहा आप चले जाएं, अदालत में चले जाएं। उन्होंने कहा अदालत में नहीं हम जा सकते, अदालत में जाके ये काम नहीं होते, इसे तो आप ही कुछ करेंगे। तो सो एक सेंस है कि जो बुरे लोग हैं अगर वो अदालत में जाएं तो वो अदालतों से छुट जाते हैं। 4 एंटी टेररिज्म अच्छे लोगों को वहां पे इंसाफ नहीं मिल पा रहा। सो एक इसका डायमेंशन ये है। दूसरा डायमेंशन ये है कि लाल मस्जिद में अब आपने नाम लिया मौलाना अजीज का, हाँ, कि ये भी अंदर थे, वहां पे लोगों के पास बंदूकें थी, असला था। उन्होंने 14 फौजी मार दिए। जो अटैक, जो कमांडो यूनिट अटैक कर रहा था, उसके 5 लोग उसके सीओ मारे गए अंदर। लेकिन उनमें से 14 लोगों में से किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि कॉज ऑफ डेथ एस्टैब्लिश नहीं हुई। कॉज ऑफ डेथ एस्टैब्लिश नहीं हुई, किसी के ऊपर आप फिर कत्ल का मुकदमा चला ही नहीं सकते आगे से। सो बहुत सारे जो हमारा डिवीजन है, और जिसकी निशानदेही आसमा ने भी की, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है और आईएसआई जो है, वो इन्वेस्टिगेशन का भी और लॉ एनफोर्समेंट का भी काम कर रही है। तो होता यह है कि आप किसी को उठा के ले जाते हैं,
आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं इसी डिटेंशन के अंदर, जिसकी आपने निशानदेही की कि लंबी डिटेंशन, 6 महीने बाद आप उसके ऊपर फिर एक जाली केस बनाते हैं। आप कहते हैं जनाब इसे हमने आज पकड़ा है, जब आपने 6 महीने पहले से पकड़ा हुआ होता है उसे। उसके ऊपर आप बताते हैं हमने यहां से हथियार निकाले। एक फंडामेंटल पॉइंट्स जो आपने राइट्स का जो आपने बात की ना, वहीं पे अगर हम वापस अगर जाएं आसमा जहांगीर साहिबा की तरफ, आसमा जहांगीर साहब, आपने देखा है कि बाबर ने जो एक बुनियादी सवाल उठाया जहां पे एक डिसएग्रीमेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नजर आता है, आप बात कर रही हैं फंडामेंटल राइट्स की, आप बात कह रही हैं इतनी लंबी डिटेंशन कैसे हो सकती है। बाबर पॉइंट आउट करते हैं कि जब कोई शख्स रियासत पाकिस्तान को उसकी अफवाज के खिलाफ हथियार उठाता है, जब वो हुकूमत के सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाता है, जब वो शहरों को गैर महफूज बना देता है, तो उसके फंडामेंटल राइट्स पर रहते नहीं है। और यही चीज जो है वो प्रिवेंशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस में कह रहा कि नहीं रहते, मैं ये कह रहा हूं कि इन कवानीन में इस थ्योरी के ऊपर काम, खुदा के लिए वो कैसे ये कह सकते हैं? वो ये नहीं कह रहे हैं मोहित साहब, ये बाबर सरकार ऐसी बात नहीं, मतलब उनका कहना है कि वो चीज वो नहीं रहती है, उसमें एक अल्टरेशन आती है। और ये जो कवानीन बने हैं प्रिवेंशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, वो नई अप्रोच के तहत मैं आपसे अर्ज करती हूँ, नहीं सर मैं आपसे अर्ज करती हूँ, गुआंटानामो बे में के हम खिलाफ थे ना, इसीलिए खिलाफ थे कि लोगों के वहां राइट्स ले लिए गए थे। और मैं आपसे एक अर्ज करती हूँ कि हमेशा दो साइड्स ऑफ द सेम कॉइन होते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं सवात में, और मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठी हूँ, जो कि मुझे कहते हैं कि मैं इनोसेंट हूं, मैं तो एक वकील हूं, आई कैन नॉट जज इट। मगर क्या उनके खानदान को हक नहीं उनको मिलने का? जब आप किसी को इतनी देर रखते हैं तो क्यों रखते हैं? आप फिर टॉर्चर को लीगलाइज और इनकरेज कर रहे हैं। मैं आपसे ये अर्ज करती हूँ कि एक इंटरनेशनल लॉ है, आपने हल पूछा ना, हल मैं आपसे बताती हूँ। जहां पे कॉन्फ्लिक्ट एरिया, उसको फिर आप डिक्लेयर करें, कॉन्फ्लिक्ट एरिया डिक्लेयर करें, वहां जिनीवा कन्वेंशन लगाए। आप देखें वर्ल्ड वॉर में भी जिनीवा कन्वेंशन लगती थी या नहीं लगती थी, कि खुला छोड़ दिया था सबको। तो कहीं आपको कोई तो फ्रेमवर्क रखना है ना। और फिर आप एक तो ज्योग्राफिकल उसको रखें, नंबर एक, जहां आपने इमरजेंसी लगानी है पावर्स, और जहां आपने फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दें आप करें। कम से कम कोई कानून तो इस्तेमाल करें, चाहे मैं उसके खिलाफ बोलूं कि ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, मगर अगर आप कर दें तो फिर भी आपके पास कोई जवाब है। आप ऐसे कानून तो नहीं यानी आप ये कह रही हैं कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के लिए पहले एक एरिया को डेजिग्नेट करें। जरा इसी पे मैं बाबर को मैं चाहूंगा कि बाबर भी इसको एक्सप्लेन करें। आप एग्री करते हैं इस चीज? अगर इमरजेंसी लगाने, मैं फ्रेमवर्क से एग्री करता हूं, मैं फ्रेमवर्क के साथ बिल्कुल अग्री करता हूं कि फ्रेमवर्क देखें ना, जिनीवा आसमा जिनीवा कन्वेंशंस की बात कर रही हैं, अब हम मैस ग्रेव्स की बात कर रहे हैं, ये तो किसी जंग में भी अलाउड नहीं है ना। आप कोई सरेंडर कर दे, आप उसके ऊपर नहीं कर सकते, टॉर्चर आप किसी हालत में किसी को नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं यहाँ। Exactly। सो एक नजर ये आ रहा है कि एक हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो एक बदले वाली एक कैफियत है। लेकिन जब आप बॉम्बिंग कर देते हैं कहीं पे जहां पे 70 लोग मर जाते हैं, 100 लोग मर जाते हैं, आप रॉकेट अटैक करते हैं, तो फिर वो भी तो फिर एक बहुत बड़ा इशू है। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल जंग के ये सारे मसले हैं, और जंग के अंदर कोलैटरल डैमेज भी होता है। और देखा गया है कि जिन जिन जगहों पे आप ज्यादा करते हैं, आप लॉ एनफोर्समेंट ऐसे करते हैं, वहां मसला खत्म नहीं होता। और ये मसला उस वक्त बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर तो आप जाके जर्मनी अटैक कर रहा है किसी और मुल्क के ऊपर, या जापान अटैक कर रहा है अमेरिका के ऊपर, वो तो एक और कहानी है। यहां तो हमारे अपने लोग हैं, तो फिर हमने देखा कि वो मसले खत्म नहीं। सो टारगेटेड ऑपरेशन अगर आप करेंगे और फोकस करेंगे, लाल मस्जिद के ऊपर इतना झगड़ा और इतना ज्यादा फसाद क्यों हुआ? क्योंकि आपने वहां पे टारगेटेड ऑपरेशन नहीं किया। उसका आप वहां पे गैस भी बंद कर सकते थे, पानी भी बंद कर सकते थे, और तरीके से भी उसे हैंडल किया जा सकता था। सो आर्गुमेंट ये नहीं है, आर्गुमेंट ये है कि सिटीजन का कभी भी फंडामेंटल राइट खत्म नहीं हो सकता, कोई भी आप कानून। आपने खुद ही तो कहा कि पीपीओ जो है वो नहीं, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने इस थ्योरी के ऊपर बनाया है कि खत्म। ये थ्योरी क्या, और ये मैं डिसएग्री करता हूं। इस थ्योरी जो है क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने ही इन्वेंट की है? ये थ्योरी को कहीं और भी दुनिया में इस्तेमाल किया गया है? हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स को दबाया गया मुख्तलिफ मुल्कों में। हिंदुस्तान ने कश्मीर में जो एक्शन किया नहीं, लेकिन हम तो उसे क्रिटिसाइज करते हैं ना डॉक्टर साहब, वो बुरी एग्जांपल है। लेकिन जो सही एग्जांपल आप देखें कि अमेरिका के अंदर पेट्रियट एक्ट आया, पेट्रियट एक्ट में स्टेट ने ज्यादा पावर्स ले ली, यूके के अंदर भी आया, उन्होंने पावर्स ले ली, लेकिन हमने देखा कि 5 साल बाद जब ये खौफ वाली सिचुएशन थोड़ी कम हुई तो वो सारी चीजें वापस गई। तो उसमें एक सनसेट क्लॉज जो है कोलैप्स करने का कारण बन रहा होगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।
नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूं मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा की तरफ। आसमा, आप वक्फे से पहले बाबर को भी सुन रही थी, वो इसे एक्सप्लेन कर रहे थे। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी इंसर्जेंसी लड़ी कश्मीर में। हमने देखा 2010 में और 2011 में बांडीपुर में, बारामूला में, कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर इज्तमाही कब्रें डिस्कवर हुई जहां पे 2730 लोग जो हैं वो लाशों को आइडेंटिफाई किया गया। वहां पर भी बात जो है वो एशियन ह्यूमन राइट कमीशन तक पहुंची। वहां पे क्या डिस्कवरी हुई, कुछ आप हमें बता सकती हैं कि उस पर फिर क्या प्रोग्रेस हुई, उन्होंने क्या किया, क्या पता चला, प्रोग्रेस क्या हुई उस पे? देखिए, वहां पे कमीशंस बैठी हैं, मगर जो हिंदुस्तान ने वहां पे बारबरियत की है कश्मीर में, हम उसके खिलाफ हैं। हम कहें कि क्योंकि हिंदुस्तान ने बारबरियत की इसलिए हम भी बारबरियत करें, ये तो कोई लॉजिक नहीं है मोहित साहब। वहां पे तो कंडेम किया पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। कोई इंसान नहीं है जो कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को जिसने खुल के कंडेम ना किया। हम वो चीज नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मेरा ख्याल है इसमें जरूरी है लानी। देखिए, हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की इंसर्जेंसीज हैं। जो बलोच इंसर्जेंसी है वो इसलिए है कि स्टेट ने उनके ऊपर ऑपरेशन किया और कई सदी किया, और उनकी डिमांड ये है कि हमें हमारा हक दे दो। दूसरी इंसर्जेंसी ये है कि उन्होंने स्टेट के ऊपर ऑपरेशन किया, स्टेट ने उनके ऊपर नहीं ऑपरेशन किया, उन्होंने स्टेट के ऊपर ऑपरेशन किया। और वो ये नहीं कहते हमें हमारा हक दे दो, वो कहते हम तुमसे तुम्हारा हक। जो तालिबान और इस्लामिक मिलिटेंट्स जो हैं, जो इस्लाम के नाम पे मिलिटेंट्स हैं, उनके साथ तो कभी स्टेट ने ज्यादती नहीं की, उनको तो पाला स्टेट ने, पोसा। उन्होंने थ्रेट पूरे मुल्क के लोगों को किया हुआ है। वो ये तो नहीं कहते कि हमें हमारे राइट्स दे दो, वो कहते हम तुम्हारे राइट्स लेंगे, हम तुम्हारी स्टेट खत्म करेंगे। दोनों इंसर्जेंसीज बड़ी मुख्तलिफ हैं। तो जहां पे बलोच इंसर्जेंसी है वहां पे मरम रखने की जरूरत है। जो ये इंसर्जेंसी है ये तो इनको कहने की जरूरत है कि वी विल नॉट सरेंडर, वी विल नॉट सरेंडर बिफोर यू। तो ये दोनों इंसर्जेंसीज ये मैं बाबर ने चुकी कि पहले इंसर्जेंसीज का नहीं सर, नहीं मोहित साहब एक मिनट क्लैरिटी लाने दें। मैं दोनों इंसर्जेंसीज की वायलेंस के सख्त खिलाफ हूं, मगर आपको डिफरेंट फ्रेमवर्क चाहिए दोनों के लिए। एक जगह वॉर होगी, दूसरी जगह नहीं होगी। जी बिल्कुल, मेरे साथ रही आपकी आवाज मुझे। अच्छा बाबर, ये जो वो कह रही है ना कि दोनों के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क चाहिए, लेकिन अगर आप पश्तून लोगों से बात करते हैं, जैसे मैं अक्सर करता रहता हूं, वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तानी रियासत जो है हमारे इलाकों में घुस आई, उसने एयरफोर्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल की, बॉम्बिंग की हमारे ऊपर बहुत ज्यादा, हमारा बड़ा नुकसान हुआ। इसीलिए आपने देखा कि जो अभी हमने डिस्कस किया था 3 दिन पहले कि कॉम्पेंसेशन की बात हो रही है कि हमारी जो आपने नुकसान हमारा हुआ, जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ, हमारे ऊपर जो कुछ हम पे हमले हुए, उसकी हमें कॉम्पेंसेशन दी जाएगी। नहीं, एक एजेंडा है, 4 रुकन कमेटी के एक एजेंडा में चीज शामिल है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, बलोचिस्तान में एक डिफरेंट फ्रेमवर्क होगा, वहां डिफरेंट कवानीन होंगे, और फाटा में लड़ने के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क और डिफरेंट कवानीन होगा। ये आप कुछ समझा सकेंगे कि क्या मतलब है? डॉक्टर साहब देखें ना, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं आसमा के साथ। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड यह है कि हमारे साथ रियासत के रिसोर्सेज नहीं शेयर किए गए, और रियासत ने हमारे साथ 70 से तो ज्यादती हो रही है ना, कितने मिलिट्री ऑपरेशन हो गए बलूचिस्तान में। तो वो ये कह रहे हैं कि एज बलोच हमें हमारे हकूक दे दें। वो अपने सियासी हकूक और अपने जो इकोनॉमिक हकूक है वो मांग रहे हैं। यहां पे सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। यहां पे स्टेट ने बनाया, जिहाद के लिए इस्तेमाल किया अफगानिस्तान में, उन्होंने अब अपनी एक तरह की अपनी स्टेट बनाई हुई है अब नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। आम बंदा तो नहीं जा सकता नॉर्थ वजीरिस्तान में। दूसरा, बलूचिस्तान में कौन से ऐसे नो गो एरियाज हैं जहां पे वहां पे आपकी एक पूरी कोर बैठी हुई है ना, और वहां पे सब कुछ, और लेवीज भी है, आपकी एफसी भी है, बाकी चीजें भी है। और यहां पे तो फाटा के अंदर तो फौजें जाती नहीं थी, और एफसीआर, और चूंकि ऑटोनॉमी है और उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, इस वजह से वहां पे इसी को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंट फ्रेमवर्क क्या हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि हम अभी तक अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंस्टीट्यूशनल रोल डिफाइन करना पड़ेगा। आपकी लीड एजेंसी कौन सी है जो इंटरनल सिक्योरिटी को देखेगी? अगर फौज देख रही है, ये टेम्पररी देख रही है या परमानेंट देख रही है? अभी हमने क्या किया है ये प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस में और फेयर ट्रायल एक्ट में, कि जो आप काम कर रहे थे उसी को आपने कानून में लिख दिया कि जी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, ऑपरेशन भी कर सकते हैं, वारंट भी जाके ले सकते हैं, आईएसआई भी ले सकती है, एमआई भी ले सकती है, बाकी एक कोई इसके अंदर सनसेट क्लॉज नहीं। मेरा ख्याल है कि ये झटका स्टाइल में ये चीजें ठीक नहीं होगी। आपको आगे ले जाना चाह रहा हूं, आप एग्री नहीं करते, आपका सोल्यूशन क्या है? मेरा सोल्यूशन ये है कि हमारी जो टिपिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें आपको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे? अगर आपने कन्विक्शन करनी है तो आपको प्रोसिक्यूशन को ठीक करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन को ठीक करना पड़ेगा। आईएसआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, प्रोसिक्यूटर के साथ मिलकर आप मुकदमा नहीं पेश करेंगे अदालत में, कन्विक्शन नहीं होएगी। आप जो मर्जी कानून बना दें, तो आईएसआई को ताकत दें या पुलिस को?
पुलिस को भी इंप्रूव करें, प्रोसिक्यूशन को भी इंप्रूव करें, और आईएसआई के लिए तो हमें हर सूरत एक कानून लेके आना है, क्योंकि कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं। अंडरस्टैंडिंग थी कि हुकूमत जो नए कानून लेके आ रही है इसमें इंटेलिजेंस को प्रोसिक्यूशन के राइट्स हासिल हो जाएंगे। बिल्कुल गलत कर रहे हैं ना। नहीं हो जाएंगे कि मेरा सवाल है आपसे। इन्वेस्टिगेशन को इंटेलिजेंस एजेंसी को आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रहे हैं इसके अंदर। नहीं तो क्या उसको दे दिए हैं इन्होंने ये दे दिए उसे राइट्स? तो फिर क्या वो वारंट्स भी जाके देखे ना, अगर आईएसआई किसी को डिटेन कर सकती है तो फिर क्या करेंगे? डिटेन करके इंटेलिजेंस तो नहीं कर रहे ना, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर उनको प्रोसिक्यूशन राइट्स दिए हैं तो क्या ये एविडेंस प्रेजेंट करेंगे अदालतों के सामने? उनकी टेस्टिमनी भी प्रेजेंट हो सकती है इस नए कानून में। आप बिल्कुल कर सकते हैं इसके। हाँ। और फिर देखें, सलीम शहजाद वाला वाकया भी तो हमारे सामने है ना, उसकी भी कमीशन रिपोर्ट आई थी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखी थी, और उसमें उन्होंने लिखा था कि कोई तरीका नहीं है समझने का क्या करते। लेकिन आसमा साहिबा देखिए, मतलब सवाल तो बुनियादी तौर पे है कि क्या करें। यानी हम तो आपके साथ हैं, क्रिटिसाइज करने में, क्रिटिकल एवेल्यूएशन करने में है, लेकिन सोल्यूशन देना भी तो फिर आपका काम है ना। सोल्यूशन क्या दे रही हैं आप? देखिए मोहित साहब, आप इजाजत दें तो सोल्यूशन दूंगी ना। पहली बात मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ, इंसिडेंटली वो जो कानून है उसके अंदर ओनर्स ऑफ प्रूफ भी उस बंदे के ऊपर है जो पकड़ा जाए कि मैं इनोसेंट हूँ। बहरहाल आप सोल्यूशन पे आइएगा। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपका एक कानून हर जगह नहीं लगेगा। मेरा सोल्यूशन नंबर 1 ये है, हम सब इस चीज पे एग्रीड हैं कि एक कानूनी फ्रेमवर्क हमें चाहिए अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं। आई एम इन एग्रीमेंट। और वो बाबर सत्तार ने आपको वजूहात बता दी कि लोग छुट जाते हैं वगैरह वगैरह। मैं ये समझती हूँ कि जहां पे आप फुल फ्लेज वॉर पे जा रहे हैं वहां पे आप कॉन्फ्लिक्ट एरिया उसको डिक्लेयर करें, ताकि मुख्तलिफ किस्म के वहां पे कवानीन लगेंगे। यानी फाटा का स्टेटस ही बड़ा मुख्तलिफ है। फाटा में कानून मुख्तलिफ होगा और वहां पे कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन भी नहीं है। जहां पे बाकी जगह पे है वहां पे आप अदालतों को आउट नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी बुरी हो अदालतें, आप उनको आउट नहीं कर सकते हैं। और आप जो एविडेंस के तरीकेकार हैं उसको बेहतर बनाएं। देखें, आप क्या समझते हैं, मैं जब जाती हूँ मेरे घर डाका आता है तो मुझे ये कहते हैं फलां को आइडेंटिफाई करो। मैं तो आइडेंटिफाई नहीं, मेरे जैसा बंदा डरता है वहां पे। लोगों को लाइनों में लगा देते हैं और वो सब आपकी तरफ यूं करके देख रहे होते कि अच्छा कर आइडेंटिफाई, कल तुझे मारने आऊंगा। यहाँ हमारे पास तो वन वे मिरर तक नहीं है। ये चीजें तो पैसे नहीं लेती है ना, इन चीजों को तो आप ठीक कर सकते हैं। फिर ठीक है, आप कहें कि जो टेररिस्ट होगा ये वो, आप 2 साल के लिए कानून बना दे कि वहां पे पुलिस के साथ एड में पैरामिलिट्री भी जाएगी या आर्मी भी जाएगी, वो भी आप कर दें, मुझे उससे भी कोई एतराज नहीं है। मगर आप इसको नहीं, एक मिनट सर, आप इसको सिक्योरिटी स्टेट ना बनाएं। उस कानून से आपका मुल्क एक सिक्योरिटी स्टेट, पुलिस स्टेट से बढ़ के बन जाएगा। ठीक है, अच्छा बिल्कुल वक्त हमारा खत्म हो गया। बाबर, क्या इस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कवानीन तो हमें चाहिए, लेकिन कवानीन के अंदर क्या होगा उस पे हमारा डिसएग्रीमेंट? बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अंदर सनसेट क्लॉजेस होने चाहिए कि ये कवानीन एक मुद्दत के लिए हो, 2 साल के लिए, 3 साल। इस माइंडसेट के साथ आप लॉ एनफोर्समेंट नहीं कर सकते कि अगर फौज लॉ एनफोर्समेंट कर रही है तो उन्हें पता है कि कौन टेररिस्ट है कौन नहीं, उसकी वो जान ले लें या जो मर्जी करें। इस तरह से नहीं हो सकता। हर इदारे का एक अपना रोल है, उसे वो रोल चेक्स के अंदर, और इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट नहीं हो सकता। अबू गरीब में अगर चीजें हुई थी तो फिर के कोर्ट मार्शल भी हुए थे। सो ये हमें अग्री करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जातियां करेंगे लोगों के साथ तो उसका फिर रिएक्शन उस तरह का होगा। लाल मस्जिद पे ऑपरेशन होना चाहिए था, लेकिन उसमें नुकसान इस तरह का नहीं होना चाहिए था जिस तरह का नुकसान हुआ है। वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। बाबर सत्तार का भी और मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दोनों टॉपिक्स को हमने डिस्कस करने की कोशिश की। फैसला आपका। बहुत शुक्रिया।